जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आज है 24 अगस्त और आज के दिन हम लोग मीथेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे यूपीएससी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलेटेड है इन्वायरमेंट से। ठीक है, हम लोग अगर जीएस पेपर 3 में देखें इन्वायरमेंट से संबंधित चीज़ें तो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसके बाद से फिर मैं आपको एक मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन भी दूंगा मैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं इसमें कि प्रीलिम्स में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं और उससे पहले हम लोग मैप भी देखने वाले हैं। ठीक है, मैप तो देखने वाले ही है, मैं बोलना भूल गया था। देखिए हम लोग मैप में आज यहाँ पे देखेंगे फुकुशिमा। ये फुकुशिमा यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसको ये है जापान के अंतर्गत। ठीक है, जापान की राजधानी है टोक्यो यहाँ पे। ठीक है, जापान कहाँ पे है तो आप देखते हैं कि अगर इंडिया से अगर हम लोग देखें तो इंडिया से आप देखते हैं कि ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में या फिर पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र में कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पूर्वी क्षेत्र में और ये आप देखेंगे पैसिफिक ओशियन के अंतर आपको दिखेगा ये। ठीक है, और चाइना आप देखते हैं, चाइना रसिया यहाँ पे आप देख रहे हैं, चाइना रसिया। ठीक है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के पूर्वी क्षेत्र में आपको दिखेगा। ठीक है, इससे पिछले कुछ दिन पहले भी मैं यहाँ पे ये डिस्कस किया था, ये जापान सी के बारे में भी यहाँ पे मैं डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जापान दिखेगा। ठीक है, और जापान को आप यहाँ पे देखते हैं ये वाला क्षेत्र, ये टोक्यो इसकी राजधानी है। ठीक है, टोक्यो से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, फुकुशिमा जगह एक नाम है। ठीक है, और यहीं पे फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, बहुत समय से ये न्यूज में चल रहा था। ठीक है, कई बार इसमें न्यूज में चल रहा था क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। नॉर्मली एक मैं आपको बताता हूँ क्योंकि इसका हिस्ट्री वगैरह जानने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे एक समझ बस रख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये फुकुशिमा ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव तत्व होंगे इस जगह पे। ठीक है, इस तरीके के काम हो रहे हैं तो उससे संबंधित चीजें होंगी। बहुत सारी ऐसे पॉल्यूशंस यहाँ से होंगी। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट है और उससे बहुत सारे ऐसे जो है उत्सर्जन जो होते हैं, बहुत मतलब खतरनाक तरीके की गैसें भी उत्सर्जित होती हैं यहाँ से। ठीक है, तो 2011 में यहाँ पे इस क्षेत्र में डिजास्टर आया। ठीक है, बहुत ज्यादा भूकंपीय घटनाएं हुई, बहुत लोग यहाँ पे मारे गए, बहुत सारी ऐसी यहाँ पे बहुत हानि हुई इस जगह का। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा फिर यहाँ पे हुआ क्या कि इस पावर प्लांट में यहाँ आप देख रहे हैं कि पूरा समुद्री क्षेत्र है। ठीक है, तो इस पावर प्लांट में बहुत ज्यादा जो प्लांट है इन सभी में पानी घुस गया। ठीक है, तो पानी घुसने से क्या हुआ कि जितने भी यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पे लगे हुए जितने भी और बहुत सारे बड़े बड़े टैंकर हैं तो उन सभी में भी ये पानी घुस गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये स्थिति है कि वो जो पानी है प्लस उसमें बहुत सारे ऐसे रेडियो एक्टिव तत्व भी हैं उसमें। तो अब उसको नॉर्मली जो है जापान के द्वारा छोड़ा नहीं जा सकता। पहले भी लोग यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिजास्टर को झेल चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना जितने भी इस तरीके के पानी जो पावर प्लांट में घुसे थे उन सभी को अभी भी, ठीक है, और जितने भी इसके वेस्टेज हैं उन सभी को अभी भी ऑब्जर्व करके रखा गया है बड़े बड़े टैंकों में। ठीक है, और उसको जो है जापान लगातार ये चाह रहा था कि ये प्रशांत क्षेत्र में इधर जलीय क्षेत्र जो है ये पूरा समुद्र में जो है उसका वो जो वाटर है उसको रिलीज करे। लेकिन लगातार वर्ल्ड के द्वारा पूरा वर्ल्ड लेवल पे सभी लोगों मतलब बहुत सारे से देश खास करके चाइना भी यहाँ पे शामिल है, वो जो है इसको रोक रहा था। ठीक है, कि ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से अब रेडियो एक्टिव तत्व है कि वो फिर वो जल में मिलेगा यानी कि समुद्र मिलेगा, फिर समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र और उसका प्रभाव भी बहुत अधिक लेवल पे होता है। हो सकता है फिर लोगों को भी हानि हो, समुद्री जो जीव हैं उनको भी हानि पहुंचाए, तो इसलिए इस पे लगातार इसको रोक करके रखे हुए थे। लेकिन जापान जो है लगातार ये भी कोशिश कर रहा था। इसका कहना है कि हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से फिल्टर कर लिया है तो ऐसी कोई हानि नहीं होगी। तो ऐसे होते हुए अभी मामला चल रहा है कि अब छोड़ने जा रहा है, लगभग बहुत सारे
जो देश हैं उसका समर्थन भी किए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे न्यूज में, ठीक है। तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इस जगह को देखें, ठीक है। तो फुकुशिमा जो यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रहे कि ये जापान के अंतर्गत टोक्यो से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, यहाँ पे किनारे क्षेत्र में, पैसिफिक ओशियन के यहाँ पे एक तरीके से आप देखते हैं कि उस क्षेत्र में है, ठीक है। तो बस इस मैप को इसलिए याद रखिएगा, यहाँ पे आप चित्र भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मीथेन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए मीथेन जो है ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखते हैं कि मीथेन जो है हम लोग के एक जो क्लाइमेट चेंज अभी देख रहे हैं, ठीक है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अधिक इसका भूमिका होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव आप देखते हैं, उसके अंतर्गत भी ये हालांकि कम मात्रा में मिलता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा तापीय क्षेत्रों को या फिर तापमान में वृद्धि करने में ये बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण इसका भूमिका होता है, ठीक है। तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक है, ठीक है। इससे रिलेटेड प्रश्न आपको हमेशा दिखेगा। अभी आपको 2019 का मैं प्रश्न दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ एक प्रश्न बना हुआ था, मीथेन हाइड्रेटेड, ठीक है, को निक्षेपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो मीथेन हाइड्रेट, ये भी मीथेन का ही है। मीथेन हाइड्रेट है मतलब एक बर्फ क्रिस्टली क्षेत्र, मतलब क्रिस्टली शेप में है ये, तो इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे मीथेन हाइड्रेटेड कहते हैं, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा अंदर जानने की जरूरत नहीं है, हम लोग प्रश्न केवल देख रहे हैं। मीथेन क्यों इंपॉर्टेंट है इसको बताने के लिए मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था ये 2019 में, ठीक है, कि भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। उसके बाद से मीथेन हाइड्रेटेड दूसरे नंबर पे था ये, कि मीथेन हाइड्रेटेड विशाल निक्षेप उत्तरी ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्तल के नीचे पाए जाते हैं। तीसरा, वायुमंडल में मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के पॉइंट से यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ध्यान रखिएगा, ये सब एक तरीके का एक माइंडसेट है, खास करके यूपीएससी प्रिपरेशन और उसका एग्ज़ाम देने के समय ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। देखिए आप बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से अगर हो सकता है कई लोग इतना पढ़े होंगे तो इन लोगों को समझ में आएगा, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डिफ़िकल्टीज होगा, कितना डिफ़िकल्ट तरीके से ऑप्शन बनाया हुआ है। लेकिन यूपीएससी का माइंडसेट अभी तो फिलहाल पैटर्न चेंज हो गया है, तो उसको अब अलग से समझना पड़ेगा। लेकिन अगर ये जो प्रश्न देख रहे हैं नॉर्मली भी आप जानते हैं, जितना मैं आपको अभी बताऊंगा आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे उतने में भी आप ऐसा प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें बहुत जनरल अवेयरनेस की भी जरूरत होती है, ठीक है। उससे भी हम लोग पेपर को सॉल्व करते हैं। हर एक चीज़ आप पढ़े हैं अच्छे से एकदम, मतलब हर एक चीज़ों को आप उस तरीके से डीपली एक एक चीज़ नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर उसके बारे में थोड़ा अच्छा समझ रखते हैं तो आप उसको बना सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मैं यहाँ इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो हो सकता है आप लोगों को बहुत सारी लगे कि इतना डिफिकल्ट प्रश्न पूछ लिया है यहाँ से, लेकिन हम लोग तो इस तरीके से पढ़ते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए इस प्रश्न को अगर आप देखते हैं तो प्रश्न में एक संभावनाएं दिख रही है, ठीक है। प्रश्न कोई अगर डिफिकल्ट रहेंगे तो उसमें देखना आप एक संभावनाएं भी दिखती हैं, प्रश्न थोड़ा इजी दिखता है अगर आप उतना डीप समझेंगे तो। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भूमंडलीय तापन के कारण से इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना यहाँ पे प्रेरित हो सकता है। अगर आप केवल मीथेन हाइड्रेटेड के बारे में जान रहे हैं नॉर्मली, और ये सब चर्चे में इसलिए भी रहता है क्योंकि देखिए समुद्री क्षेत्र में भी जो बर्फ क्रिस्टली क्षेत्र में है वहाँ से भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। और मीथेन आप नॉर्मली आप देखते हैं कि हम लोग तो हर लगातार पढ़ रहे हैं हर चीज़ों में कि जितने भी हम लोग ये जो ईंधन वगैरह जला रहे हैं इन सभी चीज़ों से भी निकल रहा है, ठीक है। तो आप न्यूज में इससे पहले कई बार आपने सुना होगा कि जो बर्फीले क्षेत्र है, टुंड्रा क्षेत्र है, ये सभी क्षेत्रों में क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण से लोग पिघल रहे हैं,
तो ये सब न्यूज में रहने के कारण से ही यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, फिर भी आप उतना डीप नहीं पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इतना तो नॉर्मली पढ़ेंगे ही कि बर्फ के पिघलने के बाद से जो है मीथेन हाइड्रेटेड या फिर मीथेन का वहां से विसर्जन हो रहा है। ठीक है, और दूसरा चीज यहाँ पे ये है कि देखिए एक संभावनाएं भी दिखती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर भूमंडलीय तापन के कारण से कोई भी ऐसा निक्षेप हो रहा है तो लगभग हम लोग देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जितने जैसे अवशिष्ट पदार्थ ये सब चीजें भी होती हैं वहां से भी थोड़ा ना थोड़ा यहाँ पे जरूर जो है मीथेन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे जो भी चीज देख रहे हैं, जितना भी लगभग जो भी ज्वलनशील चीजें हैं उन सभी में हम लोग को ये चीजें नॉर्मली हम लोग इतना जरूर कह सकते हैं कि मीथेन वहां से थोड़ा ना थोड़ा उत्सर्जन होता है। तो यहाँ से भी अगर इस तरीके से भूमंडलीय कारण के कारण से यहाँ पे निक्षेप हो रहा है तो वो मीथेन का उत्सर्जन होगा। ठीक है, हो सकता है बोला जा रहा है, संभावनाएं हैं, तो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, मतलब थोड़ा रीजनिंग तरीके से सोचने के लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद से देखिए मीथेन हाइड्रेटेड के विशाल निक्षेप उत्तरी ध्रुव टुंड्रा में और समुद्री अर्धस्थल के नीचे पाए जाते हैं। तो बिल्कुल अगर आपको जो निक्षेप है यहाँ पे उत्तरी ध्रुव टुंड्रा, मतलब आप देखते हैं कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव हम लोग को दिखेगा ग्लोब में। ठीक है, तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी क्षेत्र और यहाँ निचला क्षेत्र आप देखते हैं कि बीच में जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ता है। जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे आप सूर्य के प्रकाश एकदम कम होगा और यहाँ पूरा बर्फीले क्षेत्र रहेंगे। सेम ऐसे ही नीचे की ओर, मतलब मिड पॉइंट में ही केवल सबसे ज्यादा प्रकाश पड़ता है, बाकी क्षेत्र में प्रकाश वहां तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए इस जगह पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लोगों का भी बसावट नहीं है, इस जगह पे पूरा बर्फीला क्षेत्र है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र में बर्फीले क्षेत्र हैं और बर्फ क्रिस्टली के रूप में अगर आप इसको जान रहे हैं तो मीथेन हाइड्रेटेड बोल ही रहे हैं आप, तो वहां से मीथेन तो होगा ही उसमें। फिर यहाँ पे वायुमंडल में मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो बिल्कुल हो जाता है। अब यहाँ पे इस तरीके की चीजें अगर मीथेन या यहाँ पे मीथेन बोल रहा है कि वायुमंडल में मीथेन 1 या 2 दशक के बाद 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है इस तरीके से। तो हर एक चीजें लगभग वायुमंडल में मिलते हैं जाकर के। तो इस तरीके की भावनाएं जब इसको पढ़ोगे तो एक ऐसा भावना है कि हाँ ऐसी संभावनाएं तो हो सकती है, अगर थोड़ी बहुत भी होती है तो होती है इसका मतलब। तो ऐसे प्रश्न भी होते हैं। देखिए ये प्रश्न से कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये सब यूनिक चीजें हैं जो कि हम लोग के एग्जाम जितना डिफिकल्ट जिस तरीके से एग्जाम है, तो अगर कहीं पे थोड़ा बहुत भी लगता है कि मैं ये चीज आपको बता सकता हूँ, आपके काम आ सकता है, तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ। बाकी यहाँ पे बहुत ज्यादा और कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे ये वायुमंडल में सॉरी एक और प्रश्न यहाँ पे पूछा गया 2019 में कि कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सब जो है फसल या बायोमास के अवशेषों को जलाने के कारण से वातावरण में छोड़े जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये करंट में था, अवशेष वगैरह सब जो ज्यादा जो जितने भी धान वगैरह के उस समय आप देख रहे होंगे 2019, बल्कि लगभग हर साल थोड़ा बहुत पराली वगैरह जलाने वगैरह वाला जो मामला न्यूज में चलता रहता है। वहीं से ये प्रश्न करंट से जोड़ करके इस बेसिक चीजों को पूछा गया था। मैं आपको पहले ही बोला कि ज्वलनशील चीजें हैं तो उसमें ये सब चीजें आएंगी। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें हैं ये सब, तो ग्रीन हाउस गैसें सभी चीजों को तापन है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उन सभी ज्वलन चीजों से निकल रहे हैं, तो बिल्कुल ये होगा सब। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। हम लोग को थोड़ा सा इसका इसी तरीके का समझ रखना है, बस हम लोग आंसर को यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, मेंस की दृष्टि से भी हम लोग को देखना है इसको। ठीक है, मेंस का प्रश्न मैं अभी नहीं रखा हूँ, लेकिन मेंस में भी आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पे लिखना होता है। देखिए जैसे मेंस में केवल हो सकता है कि मीथेन ना पूछे, लेकिन आपसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछेगा तो आपको मीथेन समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा उसमें, क्योंकि इसकी बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, आपको ग्रीन हाउस गैसेस
किसी भी तरीके से वायुमंडल में एक प्रभाव ये वाला इसका पड़ रहा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ये केवल ऐसे ही नहीं देख सकते हम लोग कि केवल मीथेन को ही पॉइंट करके पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, इसका समझ भी तो आपको काम आता है ना। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो ये जो है अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी जो है पृथ्वी में जो वायुमंडल के अंतर्गत मतलब मीथेन का स्तर जो है वो वृद्धि हो रहा है, और उसके वृद्धि होने से तापन स्तर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप देखे होंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आप अगर ओजोन गैसों के अंतर्गत भी अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको दिखा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लगभग 60-65% के आसपास में है इसका प्रभाव, ठीक है। लेकिन जो मीथेन है वो लगभग 20-16 ऐसा किसी किसी में रहता है, 16 हो सकता है या 20, आप जितना मान लें अपने हिसाब से, उसको दिक्कत नहीं है, उसको समझना हम लोग। तो लगभग ये इतने परसेंट के आसपास में है, लेकिन इसका प्रभाव इससे लगभग मतलब 80 गुना तक अधिक ज्यादा इस तरीके से यहाँ पे बातें की जा रही है कि 80 गुना अधिक तापन को ये वृद्धि कर देता है ना। तो इसके कारण से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसको समझना और इसको कम करना। तो इसलिए जो यहाँ पे अब लोग क्या है लगातार पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो है इसकी एक चिंता व्यक्त की जा रही है कि इसको हम लोग कैसे कम करें। बहुत सारी चीजें इसके लिए अलग अलग से और भी कार्य किए जा रहे हैं, तो उन सभी को मैं बताऊंगा अभी। तो ये इसलिए न्यूज में है, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आप देख सकते हैं। बहुत सारी न्यूज में लगातार कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उसके कारण से भी चर्चे में है, ठीक है। तो इसलिए चर्चे में है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं बेसिक चीजें कि मीथेन क्या है। तो मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कार्बन परमाणु है और 4 यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु। यह ज्वलनशील है, इसका उपयोग दुनिया भर में ईंधन के रूप में किया जाता है। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। वैश्विक तापन की वृद्धि में पिछले 20 साल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक शक्तिशाली है। और ये रिलीज कहाँ से होता है, तो देखिए यहाँ पे लगभग 60% तो जितने जीवाश्म ईंधन है उन्हीं सभी चीजों से होता है। फिर उसके बाद से कृषि गतिविधियों, कोयला खनन, आर्द्र भूमि में सड़ने वाली वनस्पतियों से भी यहाँ पे उत्सर्जन होता है, जीव जंतुओं से भी होता है, ठीक है, मीथेन का उत्सर्जन। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बोलें कि वृद्धि का कारण क्या है अगर पूछा जाए, तो आप इन सभी पॉइंट्स को यहीं पे कारण में आपको बता दिया, ठीक है। यही सब कारण है। जीवाश्म ईंधन का बहुत ज्यादा उपयोग करना, कृषि गतिविधियों में आप बहुत सारे से जितने भी मीथेन अगर उत्सर्जन हो रहा है, जैसे देखेंगे कि आप जो पराली जला दिए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बायोमास वगैरह का उपयोग, उसमें भी बायोमास से भी होता है जितने भी, अब हर एक चीजों से लगभग मीथेन इस तरीके से निकलता है। तो उसको कुछ अलग तरीके अलग गतिविधियों से उसको करें तो उसमें अगर हम लोग कम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को अभी यहाँ पे रिलीज हो रहा है, इसको समझना है। फिर यहाँ पे कोयला खनन, कोयला दहन, सारी चीजें ये सब है। आर्द्र भूमि में वनस्पतियों से, ये सब इन सभी चीजों से निकल रहे हैं। तो ये कारण हो गया, या फिर स्रोत के बारे में बोलें तो स्रोत हो गया ये सब। तो इन गतिविधियों को याद रखिए, कई बार यहाँ से नॉर्मली सरल तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ये कारण भी यहाँ पे मैं आपको बता दिया। मैं अब आपको यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे, उसके बाद से मैं प्रभाव बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए मीथेन का निरंतर वृद्धि देखते हुए यहाँ पे सवाल उठता है कि पृथ्वी पिछले जलवायु परिवर्तन के समान टर्मिनेशन लेवल ट्रांजिशन, ये इस तरीके का वर्ड जो है ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके का पॉइंट से प्रश्न बनता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए। मतलब ये टर्मिनेशन लेवल ट्रांजिशन जो है इस तरीके का वर्ड, इसी को हिंदी में समाप्ति स्तर संस्करण, ठीक है, संक्रमण। तो इस तरीके का जो है ये हिंदी में है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा प्रश्न यहाँ से इस तरीके से बनते हैं। इसका मतलब क्या है या किसके संदर्भ में है, ठीक है। तो ये जो है ये संदर्भ है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है।
मतलब अभी जो है इतना ज़्यादा जो मीथेन की वृद्धि और उसका प्रभाव के कारण से जलवायु में इतने ज़्यादा परिवर्तन हो रहे हैं कि मतलब एक बहुत अंतिम लेवल आ गया, इस तरीके की यहाँ पे बातें की जा रही है। टर्मिनेशन लेवल ट्रांजिशन का मतलब समाप्ति स्तर का संक्रमण। ठीक है, देखिए समाप्ति स्तर का संक्रमण की अवधारणा से आशय पृथ्वी की जलवायु में एक स्थिति से दूसरी स्थिति में एक महत्वपूर्ण और अचानक बदलाव से है। विभिन्न जलवायु कारकों में तीव्र और पर्याप्त परिवर्तन इन संक्रमणों की पहचान है। इन परिवर्तनों के पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र, मौसम के पैटर्न, समग्र पर्यावरणीय स्थिरता में दूरगामी परिवर्तन हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति को ही यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, समाप्ति स्तर का संक्रमण। ठीक है, नॉर्मली अगर आप बेसिक इसको अगर आप समझ रहे हैं तो इससे संबंधित आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप बिल्कुल बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब देखते हैं थोड़ा सा प्रभाव के बारे में। देखिए सबसे पहले तो ग्रीन हाउस पर भी प्रभाव बढ़ रहेगा इसके कारण से। कैसे, देखिए मीथेन जो है गैस, यहाँ पे मीथेन गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ऊष्मा को रोके रखने में, ऑब्जर्व करने में भी ये बहुत ज़्यादा अधिक सक्षम है कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में। ठीक है, और इसके जो दीर्घकालिक जीवन काल की तुलना में इसका वायुमंडल जीवन काल 1 दशक में कम होता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन भले ही कम समय तक रहता है वायुमंडल में, लेकिन बहुत अधिक प्रभावशाली। ठीक है, मतलब ऊष्मा को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है ये बहुत ज़्यादा, और उसके कारण से फिर आप देखेंगे कि तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, हालांकि मात्रा के संदर्भ में देखें तो मीथेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम है, लेकिन मीथेन का तापन धारण यहाँ पे क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड के से लगभग यहाँ पे 28 से 36 गुना अधिक है। मनुष्यों के द्वारा जीवाश्म ईंधन जलाए जाने की शुरुआत से पूर्व हवा में मीथेन लगभग 0.7 ppm था। वर्तमान में यह मान 1.9 ppm से अधिक है और तेजी से बढ़ता जा रहा है। मीथेन की यह बढ़ती हुई वार्मिंग क्षमता ग्रीन हाउस प्रभाव को भी तीव्रता प्रदान करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्रीन हाउस प्रभाव को तीव्रता देता है। उसके बाद से यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग में इस नॉर्मली है, अब उसमें ग्लोबल वार्मिंग भी वही है, होगा ही। मीथेन के बढ़ने से तापमान में वृद्धि होगा। ठीक है, अब तापमान में वृद्धि होगा तो फिर यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग भी होगा ही। देखिए बढ़ती हुई मीथेन सांद्रता समग्र ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में योगदान करती है, जिससे तापमान में भी वृद्धि होती है। फिर वही ग्लोबल वार्मिंग है, तापमान में का मतलब क्या होगा, तापमान में वृद्धि हो रहा है, पूरा वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो रहा है, तो उसी को हम लोग ग्लोबल, उसी वही ग्लोब है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग भी यहाँ से होगा। फिर पारिस्थितिकी तंत्र पर भी प्रभाव पड़ेंगे। बढ़ी हुई मीथेन सांद्रता पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने के साथ ही प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बाधित तथा जैव विविधता को भी प्रभावित करेगा। कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कि आर्द्र भूमि मीथेन से संबंधित परिवर्तनों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। तो इन सभी चीजों पर भी, जितने भी संवेदनशील चीजें हैं उन पर भी आप देख रहे हैं कोरल रीफ पे किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है ना, तो इन सभी चीजों पे भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद से समुद्र स्तर में वृद्धि, ये कैसे होगा, तो ये होगा मीथेन का बढ़ा हुआ स्तर जो है वो ध्रुवीय बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने की गति यहाँ पे बढ़ाकर समुद्र स्तर में वृद्धि में भी योगदान देगा। फिर उसके कारण से समुद्र स्तर में वृद्धि से तटीय समुदायों के लिए खतरा उत्पन्न होगा। फिर उसके बाद से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी यहाँ पे ये बढ़ा सकता है, यानी कि बढ़ाएगा ही। तो इस तरीके से होते हुए फिर अब क्या होगा, तापन हो रहा है, फिर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर फिर समुद्र में जा रहे हैं, नदी में जा रहे हैं, फिर वहां से उसका जल स्तर बढ़ रहा है। जल स्तर बढ़ेगा तो जो जीव कम जल में रहते थे वो लोग को अधिक जल होगा, अधिक जल वृद्धि हो जाएगा तो वो लोग भी प्रभावित होंगे, और उसके कारण से फिर और भी बहुत तटीय क्षेत्रों में बहुत सारी फिर ऐसे प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है,
तो एक तरीके से जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में भी यहाँ पे एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से अभी और भी बहुत सारी प्रभाव देख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से। अब हम लोग और कुछ कुछ पॉइंट अगर प्रभाव लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नॉर्मली जितना होना चाहिए मैं उसको आपको बताया हूँ। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि अभी जो है इसके लिए भारतीय सरकार के द्वारा क्या क्या ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिसमें कि मीथेन उत्सर्जन को निपटने में या फिर उसको कम करने में मदद मिल सके। तो एक यहाँ पे एक तरीके से योजना ही मान ले यहाँ पे, ठीक है, और योजना भी नहीं मानेंगे हम लोग, मतलब योजना के थ्रू ही एक एक कार्यक्रम के रूप में भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हरित धारा, ठीक है, तो हरित धारा यहाँ पे लेकर के आया गया। ये एक तरीके से हम लोग बोलें तो ये एक दवा है, ठीक है, लेकिन एक कार्यक्रम के तहत ही ये आता है, तो हम लोग नॉर्मली इसको अभी हरित धारा ही कह रहे हैं, ठीक है, जो कि एक दवा है ये। अब यहाँ पे ये क्या है तो इसको समझते हैं। ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है इसके द्वारा जो है यहाँ पे एंटी मेथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट हरित धारा विकसित किया गया, ठीक है। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। और ये जो है ये सप्लीमेंट यानी कि एक दवा जो है जिसका उपयोग हम लोग मवेशियों को, जितने भी गाय जीव जंतु जो हैं, जैसे कि देखिएगा गाय लोग जो रहते हैं वो लोग जब चारा खाते हैं, चारा खाने के बाद से वो लोग जब आप देखे होंगे बैठे रहते हैं तो वो मुंह चलाते रहते हैं, ठीक है, जो हम लोग नॉर्मली इसको पगुरी करना कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग जगह पे कहते होंगे। तो लोग चबाते रहते हैं, तो वो जो चबाते हैं ना तो उनसे भी मीथेन का रिलीज होता है, ठीक है, तो वहां से भी मीथेन एक तरीके से वायुमंडल में जाता है उनसे भी। तो ये जो दवा है इस दवा के कारण से ये जो मीथेन उत्सर्जन हो रहा है उसमें भी कमी आएगी लगभग 17 से 20% तक, और इससे दूध का भी उत्पादन अधिक होगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एक नया ये जो सप्लीमेंट्री यहाँ पे कह सकते हैं ये हरित धारा ये लेकर के आया गया, ठीक है। उसके बाद से आप देखते हैं यहाँ पे भारत ग्रीन हाउस गैस कार्यक्रम, ठीक है, ये लेकर के आया गया। इसमें WRI इंडिया गैर लाभकारी संगठन है ये, इसके और फिर इसके साथ ही भारतीय उद्योग परिसंघ और द एनर्जी फंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये लोग सब मिल करके जो है यहाँ पे ये कार्यक्रम को चला रहे हैं। और ये लोग जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को मापने और उसके प्रबंधन के लिए उद्योग आधारित स्वैच्छिक ढांचा, ये सब मतलब ये लोग का एक ये लोग ये सब चीजों का मेजरमेंट कर रहे हैं, इस पे ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। और यह कार्यक्रम उत्सर्जन को कम करने और भारत में अधिक लाभदायक प्रतिस्पर्धी टिकाऊ व्यवसायों तथा संस्थानों के संचालन के लिए व्यापक मापन और प्रबंधन रणनीतियों का भी निर्माण करते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए इनका यहाँ पे हम लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए एक और है यहाँ पे जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना, ठीक है, तो इसके तहत ये जो है ये 2008 में इसको शुरू किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है यहाँ पे कि जनप्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों के बीच जलवायु परिवर्तन के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करना और समाधान के लिए कदम उठाना। तो इसके कारण से ये एक योजना लेकर के आया गया, ठीक है। तो ये कुछ कार्य हैं, भारतीय पहल है, ठीक है, और फिर वैश्विक पहल भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मीथेन अलर्ट रिस्पांस सिस्टम ये एक लेकर के आया गया मार्स के नाम से, ठीक है। तो ये बड़ी संख्या में मौजूदा और भविष्य के उपग्रहों से डेटा को एकत्रित करेगा ये, फिर जो दुनिया में कहीं भी मीथेन उत्सर्जन की घटनाओं को यहाँ पे पता लगाने के लिए सक्षम, ये एक तरीके से क्षमता रखता है, तथा संबंधित हितधारकों को इस पर कार्य करने के लिए भी सूचनाएं भेजता है, ठीक है। और फिर वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा, ये भी एक अलग से एक प्रतिज्ञा किया गया वर्ल्ड लेवल पे, ये वर्ष 2021 में, ठीक है। ये
ग्लासगो जलवायु सम्मेलन के अंतर्गत, ठीक है, और कॉप 26 था, ठीक है। तो ये लगभग यहाँ पे 100 देश इसमें थे, और वर्ष 2020 में 20 के स्तर से लेकर के फिर वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में कम से कम 30% तक की कटौती करने के लिए स्वैच्छिक प्रतिज्ञा भी यहाँ पे की गई, जिसे वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा भी कहा जाता है। इस वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा का भारत हिस्सा नहीं है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे जो है इस पे कार्य किया गया था, तो वर्ल्ड लेवल पे ही हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने देख लिया, और लास्ट अब हम लोग का सारी चीजों को देखने के बाद से हम लोग यूपीएससी मेंस के लिए एक अभ्यास प्रश्न यहाँ पे है, जिसको हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे। उसको करना है, उसके बाद से आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भेजना है। प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए अपने मीथेन उत्सर्जन में अत्यधिक कटौती करने की आवश्यकता है, टिप्पणी कीजिए 250 शब्दों में। तो इसका आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इसका आप लोग सभी लोग आंसर राइटिंग करेंगे, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।